आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। पोस्टिंग का लेटर जैसे ही हाथ में आया, पहला सोच यही था कि अब वह दिन आ गया है जब मैं अपनी बुआ को खुशी दे सकता हूँ, जिसका उन्होंने बरसों से सपना देखा था। मैंने शहर के सबसे फेमस मिठाई वाले से मिठाई ली, लेकिन जो ही घर की चौखट पर कदम रखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे हाथ से मिठाई का डिब्बा छूटा और ज़मीन पर बिखर गया। मैं बादल हूँ। उस वक्त मैं 8 साल का था, लेकिन यादें आज भी एक जीती जागती फिल्म की तरह दिमाग में छपी हुई है। हम सब लोग एक नए घर में रहते थे, मम्मी पापा चाचा चाची, और ये एक खुशहाल परिवार था जहाँ दिन की शुरुआत मम्मी की आवाज़ से, रात का सन्नाटा पापा की प्रार्थनाओं से होता था। लेकिन वह दिन सब कुछ बदल गया जब मेरी बुआ हमारे घर अचानक आ गई थी। उनके और फूफा जी के झगड़े हमेशा चलते रहते थे, लेकिन इस बार अपना छोटा सा बैग लेकर हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। उनके साथ उनकी बेटी भी थी। वे चुप थी, आंखों में सवाल लिए हुए। पापा ने दरवाज़ा खोला तो वे अंदर दाखिल हो गई, जैसे बरसों बाद कोई अपना लौट आया हो, लेकिन घर की हवाओं में वह अपनापन नहीं था जो होनी चाहिए थी। मम्मी ने किचन से झांक कर देखा, बस इतना कहा, आ गई। उनकी आवाज़ में नाराज़गी छुपी हुई नहीं थी। बुआ सोफे पर बैठते हुए बोली, भाई अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। वह आदमी मुझे इज्जत नहीं देता, हर बात पर झगड़ा करता है, हाथ उठाता है। बस अब मैं अपने मायके आ गई हूँ। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बहुत नरमी से कहा, तुम्हारा घर वही है जहाँ तुम्हारे पति हैं। रिश्ते तो निभाने से बनते हैं बहन, अपना घर छोड़ाने से नहीं। बुआ ने आंखों से आंसू पोंछे, मगर चेहरे पर जिद थी। भाई मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी मेघना के साथ। मैं वहीं बैठा सब सुन रहा था। मेरी समझ में भी कुछ आ रहा था। आने वाले कुछ दिनों में घर की हवा बिल्कुल बदल गई थी। मम्मी और चाची की बातों में बुआ के लिए छुपी छुपी शिकायतें बातें आ गई। कुछ लोगों को घर बसाने नहीं आती, उजाड़ने आती है। मम्मी ने एक दिन कहा जब वो सब्जी में नमक ज़्यादा होने पर नाराज हुई। चाची किचन में बर्तन धोते हुए बोली, अब देखना, ये सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आई, कब्जा करने आई है यहाँ। पापा उन बातों से अलग रहने की कोशिश करते और हर दिन सुबह दफ्तर चले जाते, शाम को देर से आते। अक्सर वे चुप से खाना खाकर कमरे में चले जाते। मैं एक दिन आंगन में खेल रहा था कि बुआ पास आ गई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा बादल तू कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बुआ क्या आप हमेशा यहीं रहोगी? उन्होंने हंसकर कहा, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? मैं ना में सिर हिलाया, नहीं, बस पूछ रहा था। मैं तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ। मेघना के लिए भी ये घर अच्छा है, तुम दोनों साथ पढ़ोगे खेलोगे। वो बोल रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ में एक अजीब सा काबूपन छुपा हुआ था, जैसे वो जो चाहेगी वही होगा। कुछ दिनों बाद मेघना मेरे कमरे में साथ पढ़ने लगी। वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन मेरे साथ बैठी रहती। हम अपने मैथ के सवाल हल करते। हुए बहुत कम बोलती, बस सर हिलाकर जवाब देती। मुझे उसकी चुप्पी से डर लगने लगा था। एक रात में पानी पीने उठा, मम्मी और पापा की आवाज़ आई और धीमे शब्दों में बहस कर रहे थे। मैं तुम्हारी बहन है, मगर उसका व्यवहार हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मम्मी बोल रही थी। पापा ने थके हुए शब्दों में कहा, मैं उसे कैसे निकालूं, वो मेरी बहन है। मम्मी ने धीरे से कहा, और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी जगह उसने ले ली है इस घर में। मैं दरवाजे के पास खड़ा, जैसे मेरे कदम वहीं जम से गए थे। मेघना यही पल था जब मैंने पहली बार महसूस किया कि रिश्तों का वजन भी होता है, और कभी कभी वो इतना भारी हो जाता है घर की दीवारें हिलने लगती है। बुआ हर वक्त घर में मौजूद रहती, जैसे वो मेहमान नहीं मालकिन हो। मम्मी और चाची की कोई बात उन्हें पसंद नहीं आती, वे जल्दी बोल पड़ती। उस घर में औरतें सिर्फ बातें करना जानती है, काम कुछ नहीं करती। और मम्मी जो नरम मिजाज की थी, अक्सर सब्र करके रह जाती। चाची ने एक बार मुझे रोकते हुए कहा, उधर मत जाओ, बुआ के पास मत बैठा करो, उनकी बातों में जहर होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, बस इतना मालूम होता था कुछ ठीक नहीं हो रहा। वे घर जो कभी हंसी और खुशबू से भरा होता था, अब शिकायतें और गुस्सा सबके दिलों में राज कर रहा था। पापा कोशिश करते सबको संभालने की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, परेशानियां बढ़ती गई। मैं सोचता था कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बचपन की मासूम उम्मीदों को हकीकत से पाला कहाँ पड़ता है। घर में बुआ को रहते हुए 2 साल बीत चुके थे। माहौल पहले जैसा तो कभी नहीं रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ने एक दूसरे की मौजूदगी को स्वीकार करना सीख लिया था। बुआ अपनी जगह मजबूत कर चुकी थी, माँ अब चुप हो चुकी थी, और चाची अलग रहने लगी थी। पापा हमेशा बिजी रहते, जैसे वो कुछ नज़रअंदाज करना उनकी मजबूरी बन चुकी हो। उन 2 सालों में स्कूल जाने लगा था। मेघना भी अब साथ पढ़ती थी। वे काफ़ी बदली बदली रहने लगी थी, बात कम करती, ज़्यादातर वो बुआ के साथ ही दिखाई देती थी। घर में मेहमानों का आना जाना पहले जैसा नहीं रहा। मौसी मामा ये लोग जैसे हमसे कतराने लगे थे। एक दिन की बात है कि मैं आंगन में बैठा स्कूल का होमवर्क कर रहा था।
कि दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। चाची ने धीरे से झांक कर देखा, जल्दी से पर्दा हटाया तो उन्हें वहां बुआ के पति दिखाई दिए। बुआ ने दरवाजे की आवाज सुनी तो जल्दी बाहर निकल आई। उनके चेहरे पर हैरानी बेचैनी दोनों थी। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, कपड़े मामूली से, बाल बिखरे हुए, आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी। संजना से बात करनी है, उन्होंने बड़ी धीरे से कहा। मेरे और तुम्हारे बीच में अब कुछ बचा नहीं। बुआ का जवाब बहुत गुस्से में था। पापा दरवाजे तक आए। माहौल को देखकर उन्होंने बात संभाल ली। अंदर आ जाओ बहनोई साहब, बातचीत से समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अंदर बैठकर दोनों कुछ देर बात करते रहे। हम सब कमरे से बाहर थे, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। संजना 2 साल हो गए हैं। मैंने खुद को सुधारने की बहुत कोशिश की है। राहुल के खातिर वापस आ जाओ। उनकी आवाज में सच्चाई थी। बुआ ने सवाल किया, तब कहाँ थे तुम जब हर बात पर हाथ उठाते थे? बुआ का सब थोड़ा गुस्सा भरा था। मैं मानता हूँ गलतियाँ मुझसे हुई है, लेकिन अब मैं उन सब बुरी चीजों को भूल चुका हूँ। देखो मेघना बड़ी हो रही है, उसे माँ बाप दोनों की जरूरत है। मेरे पापा बीच में बोले, संजना तुमने 2 साल भाई के घर में बिता लिए हैं। हमने तुम्हें कभी कोई चीज के लिए रोका नहीं, लेकिन अब अगर तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से वापस लेने आया है तो तुम्हें जाना चाहिए। बुआ चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं सिर्फ अपनी बेटी मेघना के लिए चलूंगी। अगले दिन बुआ ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। घर की हवाएं, हर चीज बदला बदला सा लगा था। मेघना के लिए नई फ्रॉक ली गई। पापा ने खुद जाकर उन्हें स्टेशन पर छोड़ा। जाते समय मेरी बुआ ने मुझे गले लगाया। बादल मेरे बच्चे, अच्छा बच्चा बनना, पढ़ाई में दिल लगाना। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, बुआ आप फिर कब आओगी? उन्होंने कुछ पल मेरी आंखों में देखा, फिर बोली, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ जरूर आऊंगी, लेकिन उम्मीद है अब सब ठीक हो जाएगा। उनके जाने के बाद घर में अजीब सा सुकून छा गया था। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। माँ और चाची दोनों हल्की हल्की मुस्कुराती रही, लेकिन शाम को पापा और फूफा फिर से वापस आ गए, क्योंकि उनकी ट्रेन छूट गई थी। अब बुआ को सुबह 4 बजे की ट्रेन में जाना था। बुआ और फूफा और मेघना एक ही कमरे में रहे। रात भर वे लोग बातें करते रहे। सुबह छुट्टी थी, संडे था। पापा उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गए थे। वहां से नाश्ता लेकर आए थे। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। दोपहर को मुस्कान, मैं आंगन में बैठे खेल रहे थे। मुस्कान मेरे चाचा की बेटी थी। वो बहुत चंचल और बातूनी लड़की थी। उस दिन अजीब सी चुप्पी थी। बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी अधूरी थी। दोपहर के वक्त मुस्कान मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में आई। हमारे पास एक पुराना टेप रिकॉर्ड था। हम उस पर गाने सुनते थे और अपने खिलौनों से खेलते थे। मुस्कान ने कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं आंख बंद करूंगी, तुम छुप जाना। हम बच्चों की तरह हंसने लगे। मुस्कान ने पर्दे के पीछे छुपना चाहा और मैं 3 तक गिन रहा था। तभी नीचे से एक अजीब सी बदबू आने लगी, कुछ जला हुआ, कुछ खतरनाक। मैंने खिड़की खोली तो देखा आंगन में धुआं भरने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो सीढ़ियों के नीचे धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। मुस्कान जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ है। मैंने जोर से बुलाया। वो घबराहट में निकली। उसके चेहरे पर डर समाया था। बादल, ये कैसा धुआं है? हम दोनों सीढ़ियों तक भागे, लेकिन नीचे सब कुछ आग के लपेट में था। किचन की तरफ से आग तेज हो रही थी। चाची और माँ की चीख सुनाई दे रही थी, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं इतना था कि आंखें जलने लगी थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। हम दोनों वापस पीछे की तरफ मुड़े, कमरा बंद किया और खिड़की से बाहर देखने लगे। सड़क पर लोग इकट्ठे हो चुके थे। एक पड़ोसी जोर से चिल्ला रहा था, कोई है ऊपर, बच्चों को बचाओ। मुस्कान रो रही थी, हम क्या करें, हम मर जाएंगे। बादल ने अपनी कमीज हिलाकर नीचे खड़े लोगों को अपने ऊपर ध्यान दिलवाया। कुछ ही देर में आग बुझाने वाली गाड़ी आ गई। पानी के पाइप चलने लगे, सीढ़ियां लगाई गई और बड़ी मुश्किल के बाद हमें खिड़की से नीचे उतारा गया। हम आंगन में खड़े थे। पीछे पूरा घर जल रहा था। खिड़कियां, दरवाजा, सोफा सेट, कुर्सियां जिस पर मेरे पापा बैठे थे, वे जगह जहां मेरी माँ पूजा करती थी, सब कुछ आग की लपेट में नजर आ रहा था। मुस्कान की चीख निकल चुकी थी, चाची कहाँ है, चाची कहाँ है। मैं चुप खड़ा था। मेरी जुबान बंद हो चुकी थी। कुछ बोलने को बाकी नहीं था। बचाने वाले अंदर घुसे, लेकिन वे खाली हाथ वापस आए। नीचे पूरा हिस्सा जल चुका है। हमें 3 लाशें मिली हैं। ये शब्द मेरे कानों में पड़ा और सब कुछ घूमता हुआ नजर आया। जमीन पर बैठकर अपना चेहरा छुपा लिया। मुस्कान के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रात को हमें अस्पताल ले जाया गया। मामूली दम घुटने की शिकायत थी, मगर बदन से ज्यादा हमारे दिल पर जख्म थे। हमें एक कोने में कंबल उड़ाकर बिठा दिया गया। एक नर्स ने पानी दिया, लेकिन हमारे हलक में कुछ नहीं जा रहा था। अगले दिन पापा की लाश बरामद हुई। मेरे पापा के चेहरे पर कोई चमड़ा नहीं था, सिर्फ हाथ में घड़ी पहनी। उनकी पहचान हुई। माँ के लिए सिर्फ उनकी नथ और चाची के लिए उनका लॉकेट था। चाचा का तो कुछ भी नामो निशान नहीं था। आधे अधूरे वे लोग एक सफेद कपड़े में लिपटे थे जिन्होंने हमें जिंदगी दी थी।
खुद जिंदगी के आग में जल गए। बुआ को खबर दी गई, वह दूसरे शहर में थी। दोपहर को तेज रफ्तार से अस्पताल पहुंची। उनकी चीख अस्पताल की दीवारों से टकरा रही थी। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाभी, भगवान तुम लोगों को क्यों लेकर गया। मुस्कान उनके गले लग गई, लेकिन बुआ ने उसे जल्दी बाजू में भर लिया। अब मैं हूँ तुम दोनों की माँ। उनकी अंतिम संस्कार की गई। तीनों लाशें एक साथ घर से निकली थी। रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर चेहरे अजनबी थी या जो सिर्फ अफसोस के रस्म निभाने आए थे। और मैं, मुस्कान एक कोने में बैठे थे और ना रोने की ताकत थी न समझने का। वे घर जहाँ हम कल तक खेलते थे अब राख हो चुका था। वे लोग जिनकी आशीर्वाद में हम थे आज खुद हमारे हाथों से चिता के लपेट में थे। बुआ तेज कदमों से हमारे पास आई। उनका आंचल मिट्टियों में लिपटा हुआ था। आंखों के नीचे काले धब्बे पड़े थे। उन्होंने हमें दोनों बाजू में ले लिया, जैसे हमें दोबारा जिंदा कर रही हूँ। बस मेरे बच्चे, बस रोना नहीं, अब मैं हूँ तुम्हारी माँ और बाप भी। उनकी आवाज में तड़प थी। मुस्कान का सर उनकी गोद में था। मैं उनके कंधे से लगा बैठा था। चुप से बस में एक साथ चल दिए। वो वक्त जिसमें कुछ कहने को नहीं रहा, सुनने वाला भी चुप से समझ जाए। बुआ ने रिश्तेदारों से बातचीत की। उनके अंतिम संस्कार के बाद कागजी कार्रवाई पूरी हुई और शाम होते ही हम दोनों को गाड़ी में बिठाया। उन्होंने हमारे लिए नए कपड़े खरीदे। अस्पताल से लेकर मोहल्ले तक हर जगह के कागजात संभाले। मैंने उस बीच उनके चेहरे पर किसी तरह की थकन नहीं देखी थी, जैसे वह कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। जैसे अब वो सिर्फ बुआ नहीं रही। वह गाड़ी में हमें एक पतली गलियों में ले आई जहाँ उनका 2 मंजिला मकान था। उस मकान का हाल बहुत खराब था। सीढ़ियाँ, सीमेंट और फर्श के एक छोटा सा आंगन जिसमें 2 पुराने गमले रखे हुए थे। दरवाजा खोला तो मेघना सामने खड़ी थी, उसके साथ उसका छोटा भाई जो मुझसे थोड़ा बड़ा होगा। बुआ ने कहा, ये दोनों अब हमारे साथ रहेंगे। जैसे तुम हो वैसे ही ये भी हैं, मेरे बच्चे हैं। मेघना ने हल्का सा सर हिलाया, एक कमरे की तरफ इशारा किया। ये कमरा साफ है, उनके लिए ठीक रहेगा। पहली रात मुस्कान मेरे साथ फर्श पर बिछी दरी पर सोई। उसे नींद नहीं आ रही थी। क्या हम यहाँ हमेशा रहेंगे बादल? मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, शायद बुआ ने तो कहा है, अब वह हमारी माँ है। मुस्कान ने ये सब दोबारा दोहराया। माँ जैसा कोई होता है क्या? मैंने जवाब नहीं दिया। अगले दिन बुआ ने हमारे स्कूल की टीसी निकलवा कर कहा, तुम दोनों की पढ़ाई यहाँ से चलेगी। मैं हर कीमत पर तुम्हें पढ़ाऊंगी, मुस्कान ने दबे शब्दों में कहा। लेकिन मेघना तो स्कूल नहीं जाती। बुआ ने ठंडी सांस ली। अब बड़ी हो गई है ना, घर के कामों में हाथ बटाती है। हम दोनों अभी बच्चे हैं, हमें पढ़ाई करनी है। बुआ के पति घर में कम नजर आते थे। वे आते भी तो चुप रहते थे, जैसे कोई बोझ हो। एक बार जब मैं आंगन में खेल रहा था, बुआ की तेज आवाज सुनाई दी, कितने दिन तक पालूंगा तेरे भाई के बच्चों को? हमारे पास अपने भी 2 बच्चे हैं, बुआ ने जवाब दिया। पालना तुम्हें नहीं मुझे है, और मैं पाल लूंगी। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम अपना मुंह बंद रखो। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि उनके अंदर सच में कितनी जंग चल रही है, और वो बहुत अच्छी औरत हैं, क्योंकि उनके घर में एक लड़की आरती और थी, जिसका नाम आरती था। बुआ बताती थी वह उनकी देवरानी की बेटी है। वह भी हमारी तरह अनाथ थी। उसके माता पिता भी मर चुके थे। बुआ उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन बुआ हमसे कभी जताना नहीं चाहती थी कि वह हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही। मेघना ने मुस्कान को किचन का काम सिखाना शुरू किया। यहाँ सब कुछ साथ चलता रहेगा, पढ़ाई भी, बर्तन भी, सफाई भी। लेकिन परेशान ना हो, मैं भी काम कर लेती हूँ। मेघना के शब्दों में तरस था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सा खिंचाव नजर आता। मेरी नई किताबें आ गई। बुआ ने खुद जाकर खरीदी थी। मैंने उन्हें एक रात सिलाई मशीन पर बैठे देखा। जब सब सो जाते तो वह कपड़ों की कटिंग करती थी और उनकी आंखें बार बार नींद से झपकती रहती थी। मैंने कहा, बुआ आप कब सोती हैं? मैंने पीछे से आकर पूछा। उन्होंने मुड़कर मुस्कुराया और कहा, जब मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मैंने कुछ न कहा, बस चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। लेकिन अब नींद कम और सोच ज्यादा आने लगी थी। कई दिन ऐसे बीत गए जब घर का हर कमरा हमें याद दिलाता रहा कि हम किसको खो चुके हैं। लेकिन वे आंगन, सीढ़ियाँ, सिलाई मशीन की आवाज हमें ये भी जताती रही, शायद कुछ लोग अपनों से ज्यादा कर्तव्य निभाते हैं। मुझे नहीं मालूम था वह मोहब्बत जो आज मेरी रक्षा किए बैठी थी, एक दिन मेरे लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। अब हम सिर्फ जिंदा रहना सीख रहे थे और जिंदगी हमें हर दिन नया सबक सिखा रही थी। मुस्कान ने एक दिन मुझे कहा, कभी कभी लगता है बुआ बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छुपा होता है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कहती नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, शायद हमें ज्यादा सोचने की आदत हो गई है। हम दोनों चुप हो गए। जिंदगी हर दिन नए मोड़ ले रहे थे और सब उसमें उलझने की कोशिश कर रहे थे। हमें बुआ के घर आए हुए हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन उन हफ्तों ने एक नया मोड़ ले लिया था। सुबह की शुरुआत बुआ के मशीन चलाने की आवाज से शुरू होता था। अक्सर सुबह पूजा पाठ के बाद ही मशीन चलाने बैठ जाती थी। उनके कमरे में कपड़े, धागे, कतरन, उनके ऑर्डर की लिस्ट बिखरी होती थी। मेघना नाश्ता बनाती, मुस्कान उसका हाथ बटाती।
आरती बुआ के साथ सिलाई में लगी रहती और मैं स्कूल की तैयारी करता। बुआ सबसे आखिर में नाश्ता करती। अक्सर खाते खाते ही दोबारा मशीन पर जाकर बैठ जाती। उनका पति, जिन्हें सब दादा कहते थे, अक्सर दिन भर घर से गायब रहते। शाम को आते तो आंखें लाल होती, लड़खड़ाते, कुछ कहते नहीं थे, बस सीधे कमरे में जाकर लेट जाते। एक दिन मैंने बुआ से पूछ लिया, फूफा जी को क्या हो गया है, उनकी तबीयत खराब रहती है। बुआ ने सिलाई रोकते हुए कहा, वो बीमार नहीं है, नशा ने उनको खराब कर दिया है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। मुझे उनका जवाब अधूरा लगा, लेकिन मैं चुप हो गया। बुआ हम 5 बच्चों के बीच कोई फर्क नहीं करती थी, लेकिन मुझे उनकी तरफ से एक अलग ध्यान मिलती थी। वह अक्सर मेरे सर पर हाथ रखकर कहती, बादल, तुम में मुझे अपने भाई की झलक दिखाई देती है, जो मेरे भाई का नाम रोशन करेगा। एक दिन मैं स्कूल से आया तो वह दर्जी की दुकान से 2 थान लेकर आई थी। मुझे हैरानी हुई। बुआ, ये सब किसके लिए है? ये सब ऑर्डर के कपड़े हैं, महीने का खर्चा भी तो निकालना है। उन्होंने गंभीरता से कहा, अब तुम बड़े हो रहे हो ना, तुम्हें समझना होगा कि ये सब यूं ही नहीं चलता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपनी कॉपी उनके सामने रखी। बुआ, आज टीचर ने कहा है कि मुझे मैथ में स्कॉलरशिप मिल सकती है। उन्होंने जल्दी मेरी कॉपी खोली और सवाल देखे और खुशी से मेरे चेहरे को चूम लिया। मेरा गर्व हो बादल। मुस्कान ये सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, बुआ, मेरे भी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बुआ ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, बहुत अच्छा, लेकिन बादल ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। मुस्कान का चेहरा थोड़ा बुझ सा गया था, लेकिन उसने कुछ न कहा। मुस्कान ने बाद में मुझे अकेले में कहा, बुआ तुम्हें सच में बहुत चाहती हैं, लेकिन मेघना कभी कभी अजीब नज़रों से देखती है तुम्हें। मैंने हैरानी से पूछा, हाँ, और वह तुम्हारी बातों पर ज़्यादा बोलती भी नहीं। मैंने बात को टाल दी। मुझे मेघना से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब एहसास होने लगा था कि हम इस घर में सिर्फ मेहमान नहीं रहे, किसी और का हिस्सा ले रहे थे। एक दिन बुआ बहुत थकी हुई लग रही थी, हाथों में निशान थे, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैंने उनके पास जाकर कहा, बुआ आप थोड़ा सा आराम कर लो, आपके बदले के काम मैं कर लेता हूँ। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। नहीं, तुम्हारी जगह पढ़ाई में होनी चाहिए, मशीन मेरी है, तुम्हारी दुनिया में कामयाबी आनी चाहिए, इसलिए मैं जितनी कुर्बानी दूंगी कम है। फूफा घर पर बहुत कम आने लगे थे। एक शाम फूफा घर आए तो पूरे नशे में धुत थे। दरवाजे को पैरों के ठोकर से खोला, दीवार से टकराकर अंदर आए। बुआ ने उन्हें सहारा दिया, कमरे में पहुंचाया, लेकिन वे गालियां देने लगे। तुझे मिला क्या इन अनाथ बच्चों को पाल कर? तेरा अपना बेटा रोटी मांगता रह जाता है और तू इस बादल की किताबों में पैसा झोंकती रहती है। बुआ चुप रही, बस उनका बाजू थामकर चुपके से बिस्तर पर लिटाया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। वह पल अजीब था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो मेरे लिए सब कुछ कर रही हैं, वे खुद क्या कुछ नहीं सह रही। कई रातें ऐसी आई जब बुआ और आरती सोए बगैर कपड़े सीते रहे। आरती पर मुझे बहुत तरस आता था। हमारी तरह अनाथ थी, वह बुआ के साथ बहुत मेहनत कर रही थी। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी। मुझे वो बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने कभी उसे नहीं जताया। वो मुस्कान के साथ खुलकर बातें किया करती। मेघना से उसकी बहुत कम बात होती थी, क्योंकि मेघना बड़ी अजीब लड़की थी, हमेशा मुंह चढ़ाकर रखती थी, उससे कोई बात नहीं करता था। राहुल भी उसी टाइप का लड़का था। ये दोनों भाई बहन लोगों से अलग अलग रहा करते थे। बुआ पर बहुत तरस आता था और मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था। मैंने एक दिन उनके हाथों पर मरहम लगाते हुए कहा, बुआ हम लोग भी आपका हाथ बटाएंगे, मैं भी काम कर सकता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। नहीं बादल, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो। पढ़ लिख कर तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे, तुम्हारी पढ़ाई मेरा गर्व है। मुस्कान ने भी एक दिन कहा, बुआ हम लोग भी सिलाई सीख लेते हैं, आपका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। बुआ ने उसे भी रोक दिया, तुम दोनों सिर्फ पढ़ोगे, घर के काम मेघना आरती देख लेंगी। मेघना ये सब देखती रही, सुनती रही। उसके चेहरे पर वक्त के साथ गुस्सा भी आने लगा था, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा। मेघना का बाप भी चुप हो गया। घर का खर्चा, बच्चों की फीस, राशन तक सब कुछ बुआ की सिलाई मशीन से निकलता था। कभी कभार वो पुराने कपड़े भी सीती थी। पुराने ग्राहकों से उधार लेने से भी कतराती नहीं थी। मैंने ये सब अपने दिल में रख लिया। मैं जान गया था कि हमारे सर पर छत किससे टिका हुआ था, मगर ये भी हकीकत थी, हर फैसला चाहे जितना भी अपना हो, ये सब करने के लिए अपनी कोई कीमत जरूर लेता है। वे कीमत कब और किस रूप में वसूल की जाएगी, ये वक्त तय करता है। बुआ की सिलाई मशीन के पहियों के साथ पढ़ाई का पहिया भी चल पड़ा था। स्कूल में मेरा नाम हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर होता था। क्लास में हर साल मुझे पहचान मिलती थी। परीक्षा के दिनों में मेरा बैग कुछ ज्यादा ही भारी और रातें कुछ कम नींद वाली हो जाती थी, लेकिन बुआ कहती, बस बेटा, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे सर पर किताबों का बोझ तुम्हें अफसर जरूर बनाएगा। घर का माहौल भी ऐसा नहीं था, सब कुछ आसान हो जाए। मुस्कान घर के कामों के साथ साथ सिलाई भी सीखने लगी थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी चुप्पी बढ़ती जा रही थी।
बुआ अपने बेटे राहुल पर गुस्से से चिल्ला पड़ी। अगर तूने स्कूल की अब छुट्टी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल स्कूल तो जाता था लेकिन उसकी लत बहुत बुरी थी। वह अपने पिता की तरह नशे की आदी हो गया था। बुआ उसे देखकर बहुत परेशान रहती थी। राहुल बुआ के सर पर ही चढ़ पड़ा और चिल्लाया, कहने लगा, तुमने तो सब अनाथों का ठेका ले रखा है। तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? मैं खाऊं, पढ़ूं या नशा करूं? मैंने एक दिन उसे समझाना चाहा। उसने मुझे धक्का दे दिया और कहा, तुम अपनी हद में रहो। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही सिखाने चले हो। मैंने उस दिन के बाद से कभी राहुल से बात नहीं की। बुआ उस दिन राहुल को देखकर बहुत परेशान थी। कहने लगी, हर माँ चाहती है कि उसका हर बच्चा संवर जाए, लेकिन अगर कोई खुद बिगड़ना चाहे तो माँ कुछ नहीं कर सकती। मेघना एक दिन मुस्कान के पास आई। दोनों छत पर बैठी थी। ये घर कभी तुम्हारा नहीं होगा मुस्कान, लेकिन तुम सबकी लाडली बन गई हो। मुस्कान ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? मेघना ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, छोड़ दो, तुम समझोगी भी नहीं। मुझे ये सब बातें देर से मालूम हुआ, लेकिन इतनी देर नहीं कि नज़रअंदाज की जा सके। स्कूल में मेरे परीक्षा चल रहे थे। हर दिन एक नई जंग थी। एक दिन मेरा पेन खो गया था। बुआ ने रात को सिलाई का काम रोक कर मुझे एक नया पेन दिलवाने के लिए बाजार का चक्कर लगाया। वापसी पर काफ़ी थकी हुई थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम्हारी पढ़ाई की चीज़ों में कोई कमी न हो, इसलिए मैं हर दिन के चक्कर लगा लूंगी। बुआ, आपको आराम करना चाहिए था। मैं स्कूल में ही किसी दोस्त से मांग लेता। मैंने कहा। उन्होंने सर हिलाया। पहले मांगना सीखोगे तो बाद में सब चीज़ें खोने का डर लगेगा। तुम्हें देने वाला बनना है, मांगने वाला नहीं। उनका ये शब्द मेरे दिल में घाव की तरह लगे। 12वीं क्लास में मैंने स्कॉलरशिप का फार्म भर दिया। प्रिंसिपल साहब ने कहा, बादल, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। अगर तुम स्कॉलरशिप पर निकल गए तो आने वाले बच्चों के लिए भी दरवाजे खुलेंगे। मैंने घर जाकर बुआ को खुशखबरी सुना दी। वो बहुत खुश हुई। मेरे लिए हलवा पूरी बनाया, मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर खिलाया। कहा, मेरा बच्चा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अपने बच्चों पर तो ध्यान देती नहीं, बेटा बिगड़ रहा है, अनाथ की बच्चों की सेवा में लगी हुई है, भाई के बेटे पर सब कुछ लुटा रही है। उन्होंने लोगों की बातों का भी कोई जवाब नहीं दिया। सर झुकाकर काम करती रही, लेकिन मैं जानता था कि उनका दिल दुखता है। मेघना ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बहुत खास हो ना, माँ तुम्हारे लिए बाजार जा सकती हैं, लेकिन मेरी शादी की बात आए तो बहाने बनाती है। मैं चुप हो गया। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। राहुल अब धीरे धीरे घर से दूर होने लगा। अक्सर नशे की हालत में वो घर में आता। उस दिन बुआ ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। मैंने तुम्हें उसी दिन धमकाया था। राहुल ने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर चला गया। रात को जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बुआ मेरे पास आई और चुपचाप मेरे सामने बैठी रही। कुछ देर कुछ न बोली, फिर धीरे से कहा, कभी कभी माँ सब कुछ करके भी खाली हाथ रह जाती है। तुम मेरा वो खाली पेन भर रहे हो। मैंने उनके तरफ देखा, कुछ बोल ना सका। मुझे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गया और मैं यहाँ पढ़ाई करने शहर चला आया। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फीस कम थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत थी। मैं खुश था, लेकिन अंदर एक बेचैनी सी थी। अगर बुआ को ये सब बताया कि फीस के अलावा भी मेरे बहुत खर्चे हैं, तो वह अपने आप को उस काम के हवाले झोंक देंगी। अब उनकी उम्र काम करने वाली नहीं, आराम करने की है। इस बारे में बुआ को कुछ नहीं बताया और मैंने सोचा कि मुझे ही अपना हाथ पैर हिलाना चाहिए। आखिर मैं शहर में हूँ, कुछ कर लूँगा। अगर मैं बुआ को बताया तो वह रात दिन मेहनत करेंगी और बीमार पड़ जाएंगी। इसलिए मैंने अपने खर्चे के बारे में बुआ को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन बुआ की आंखें, उनकी मेहनत हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। हफ्ते के अंत में उनसे फ़ोन पर बात हो जाती थी। वह पहले पूछती, खाना वक्त पर खा रहे हो ना? पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? कोई कमी तो नहीं? शहर की आदत नहीं थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हकीकत बहुत कुछ बयां करने वाली थी। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था जब आरती का फोन आया। वह बहुत घबराई थी। मुझे उसके पास से मुस्कान की भी आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, बादल, मुस्कान तुमसे कुछ कहना चाहती है। मैंने कहा, आरती, तुम मुस्कान को फ़ोन दे दो, मैं मुस्कान से बात कर लेता हूँ। मुस्कान ने फ़ोन उठाया तो वो बहुत रो रही थी। मैंने कहा, मुस्कान क्या हुआ? उसने कहा, बादल भाई तुम कैसे हो? मैंने कहा, मुस्कान तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुस्कान रोने लगी और कहने लगी, बादल भाई, तुम्हारे अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं और मैं तरुण नाम के लड़के से मोहब्बत करती हूँ। और हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ। आरती भी तुम्हें बहुत चाहती है और वह तुमसे शादी करना चाहती है। हम दोनों बहुत मजबूर हैं। बुआ ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी है। वह कहती है मेघना के साथ घर का काम सीखो, बहुत अच्छा रहेगा। मैं मुस्कान की बातें सुनकर हैरान हो गया। मैं क्या कर सकता था? मैं तो यहाँ खुद पढ़ाई कर रहा था। मुस्कान जैसा बुआ कहती है वैसा ही करो, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मुस्कान चुप हो गई और उसने फ़ोन काट दिया। की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वह बहुत बीमार हो। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। दिल की धड़कनें एक पल को रुक गई। मैंने मन में सोचा, अभी हमारा समय नहीं आया, मुझे अभी कुछ बनकर दिखाना है।
मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उस रात नींद नहीं आई। किताबें खोली थी लेकिन नज़र शब्दों पर नहीं ठहर रही थी। जिंदगी धीरे धीरे मामूली बनती जा रही थी, लेकिन खर्चों का दबाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। स्कॉलरशिप से सिर्फ पढ़ाई के खर्चे पूरे होते थे, लेकिन खाने पीने की किताबें, नोट्स, हॉस्टल के छोटे बड़े खर्चों के लिए मुझे हर बार सोचना पड़ता था। एक दिन बुआ का फ़ोन आया। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बुआ, आपकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, बस कुछ काम बढ़ गया है। 2 नए ऑर्डर लिए हैं, जल्दी पूरे करने हैं। बुआ, मुझे कुछ दिनों के लिए कॉलेज की छुट्टियाँ मिलेगी, मैं आकर हाथ बटा देता हूँ। नहीं बादल, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। फ़ोन बंद हुआ तो मैं देर तक सोचता रहा। अब वक्त आ चुका था, मुझे कुछ करके दिखाना था। अगली सुबह मैंने कॉलेज के पास छोटे कारोबार पर नज़र डालना शुरू किया। एक छोटी सी जगह नज़र आई जहाँ दिन के वक्त खाने पीने की चीज़ें बेची जा सकती थी। एक छोटे से ढाबे वाले से मेरी बात हुई। अगर मैं यहाँ छोले कुलचे का छोटा सा ठेला लगा लूँ तो क्या आप जगह देंगे? मैंने उन्हें अपनी सारी मजबूरी बता दी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें मेरे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना होगा। और मैं उसी ढाबे के बाहर अपनी रेडी लगाने लगा और छोले कुलचे बेचने लगा। शाम के टाइम उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हॉस्टल के कमरे में रात को पढ़ता था, सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को कॉलेज के बाद उस ठेले पर छोले कुलचे बेचने लगा। ज़्यादा नहीं, बस इतना कि शाम के वक्त तक बिक जाए। पहले दिन ही ग्राहक बहुत आए। एक दिन एक ग्राहक पूछने लगा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, अपने खर्चों के लिए कमा भी रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला था। मेरे खर्चों का बोझ कम होते दिखा। हॉस्टल की कैंटीन से खाना भी लेना बंद कर दिया। जो कुछ मेरी रेडी पर बच जाता वही खाकर रात को सो जाता। एक रात में खिड़की के पास बैठा था, आरती की कॉल आई। बादल, सो तो नहीं गए? नहीं, बस मैं सोने की तैयारी कर रहा था। तुम कैसी हो? कुछ पल वह चुप के बाद उसने कहा, तुम्हारी बुआ की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। सिलाई करते करते उनकी कमर में दर्द रहने लगा है। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया मुझे, लेकिन मैं देख रही हूँ वो खुद को थका रही हैं। मेघना भी अलग हो गई है। राहुल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मेघना अलग हो गई, क्या मतलब? अब वह सिर्फ अपने काम से काम रखती है। शायद बुआ का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता। कहती है कि तुम सब कुछ हो और हम बस बोझ हैं तुम्हारे लिए। सब कुछ हमारी वजह से है। मैंने कहा, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं, तुम लोगों की क्या गलती है इसमें? बादल, यहाँ का माहौल अब बदल गया है। सबके दिलों में कुछ न कुछ जमा हो रहा है। मैं चुप रहा। मेरी बहन मुस्कान की आवाज़ भी कुछ धीमी लग रही थी। क्या तुम ठीक कह रही हो? मैंने पूछा। चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, मुझे कुछ दिनों से बुखार रहता है, पर बुआ कहती है कि तुम बहाने करती हो। काम किया करो, काम से बीमारी भाग जाती है। डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। मेघना कहती है अब उसे भी सिलाई सीखनी चाहिए, लेकिन बुआ सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई की फिक्र करती है। वह कुछ कहना चाहती थी, फिर चुप हो गई। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस थकन थी। मुस्कान, तुम अकेली मत समझना खुद को, बस परीक्षा खत्म होने दो, मैं आऊँगा, हम कुछ कर लेंगे। उसने कहा, तुमसे बात करके थोड़ा हल्का लगता है। लो, आरती से बात कर लो। वो बहुत परेशान लग रही थी। कहने लगी, जो बात पिछली बार कही थी वो मेरे दिल से निकली थी। किसी दबाव में नहीं कहा था मैंने। मैं जानता हूँ, तुम भी जान लो, अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, तब तुमसे वादा करूँगा और तुम्हें इज्जत से अपने साथ ही रखूँगा। फ़ोन बंद हुआ लेकिन दिमाग उलझ गया। किताबें खोली मगर सब धुंधले पड़ने लगे। अगले दिन काम पर वापस गया। ग्राहक आते रहे, कुछ तारीफ करते, कुछ बहस करते, लेकिन छोले कुलचे बेचने के साथ साथ मैं यही सोचता रहा, मुझे जल्द कामयाब होना है, क्योंकि अब ये सिर्फ पढ़ाई का नहीं, आरती, बुआ, मुस्कान अपने पहचान का सवाल बन चुका था। मैंने पैसे बचाना शुरू कर दिए, खाने में कमी कर दी, खुद पर कम खर्च किया। कुछ हफ्तों में इतना जमा हो गया कि अगले सेमेस्टर की किताबें आसानी से खरीद सकूं। बुआ को बताया तो उन्होंने कहा, मेरे बादल ने अपने मर्द होने का सबूत दिया है। मैं हंसा। मर्द वो होता है जो अपनी माँ का बोझ हल्का करे। बुआ ने पहली बार इतनी गहरी नज़रों से मुझे देखा, जैसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन जुबान बंद हो। मैंने वह चुप्पी नोट कर ली, मगर उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, मेहनत या हार। मैंने पहले वाले को चुना था। परीक्षा का दिन आ चुका था, तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन दिमाग में एक अजीब सा शोर था। परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ, कुछ उम्मीद, कुछ भरोसा, लेकिन हमारे सबकी आंखों में एक सपना जरूर था। तो मैंने चुप से अपना रोल नंबर तलाश किया, मेज पर बैठकर सांस ली और पहला पर्चा खोला। सवाल देखा तो पहला ख्याल यही आया, बुआ ये भी आपकी प्रार्थना थी। सब कुछ समझ में आ रहा है। मैंने तेजी से काम शुरू किया। 3 घंटे में अपने कलम को एक पल के लिए भी नहीं रोका। आखिरी पल तक मैं पूरे होशो हवास में लिखता रहा। जब पर्चा जमा करवाया तो दिल में हल्की सी उम्मीद जागी थी। परीक्षा के बाद बड़ी बेचैनी से वह दिन बीत रहे थे। मैंने हिम्मत नहीं हारी और कहा, भगवान ने चाहा तो वह दिन जरूर आएगा। परीक्षा के बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा किताब देख रहा था।
कि फ़ोन आया मुस्कान का नहीं, वो मेरी बुआ का था। उनकी आवाज़ में एक खास चमक थी। बादल, तुम्हारा नाम आया है परीक्षा में, तुम्हारा नाम 6ठे स्थान पर है। मेरे हाथ से किताबें नीचे गिर गई। सच कह रही हूँ बेटा, तुमने हमारे सपने सच कर दिखाए। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खबर फैलने की देरी नहीं हुई। कॉलेज की तरफ से फंक्शन रखी गई, जहाँ मैडम भी उस फंक्शन में शामिल थी। सवाल किया गया, आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? मैंने माइक के सामने चुप्पी से कुछ पल बिताए थे, फिर कहा, मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है लेकिन जिंदा रखा, मेरी बुआ ने। वह औरत जो सुबह से रात तक सिलाई करती रही ताकि मैं एक दिन अपने पाँव पर खड़ा हो सकूं। एक रिपोर्टर ने पूछा, उनका नाम क्या है? संजना। वो मेरे लिए सिर्फ बुआ नहीं, मेरे माँ बाप सब कुछ हैं। फंक्शन के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे बधाई दी। तुम जैसे छात्र हमारे कॉलेज के शान होते हैं। हालात जैसे भी हों, लेकिन कामयाबी उनके कदम चूम लेती है। शहर भर में मेरी बातें चर्चा होने लगे। पोस्टिंग जैसे ही मेरे हाथ में आई, पहली सोच यही थी कि अब वो दिन आ गया जब मैं बुआ को वह खुशी दे सकता हूँ जिन्होंने बरसों बाद ये सपना देखा था। क्राइम ब्रांच के हेड ऑफिसर में मेरा नाम आया था तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सबने बधाई दी, तस्वीर बनाई। सबने कहा, जब वर्दी में आओगे तो हमें बड़ा गर्व होगा। मैंने धीरे से हंसते हुए कहा, सबसे पहले वर्दी में जिसके पास जाऊंगा वो मेरी बुआ होगी। अगली सुबह वर्दी पहनकर पहली बार खुद को आईने में देखा। वही लड़का जो किसी वक्त सिलाई मशीन के पास बैठकर कापियों का काम पूरा करता था, आज क्राइम ब्रांच का सबसे बड़ा ऑफिसर बन चुका था। दिल में एक हिम्मत भी थी, आंखों में एक और मंजर, बुआ के चेहरे पर वो मुस्कुराहट जो शायद बरसों बाद देखने को मिलेगी। उनकी वे आवाज़ जो आखिरी बार फोन पर थकी हुई लग रही थी, वह शिकायत जो आरती और मुस्कान ने कभी अपनी जुबान पर नहीं लाई, ये सब दिमाग में गूंज रहा था। इस बार वापस सिर्फ बुआ को धन्यवाद करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं ये भी तय कर चुका था कि मुस्कान की शादी करवा दूंगा, आरती से अपने रिश्ते की बात करूंगा। मैंने शहर के अच्छे मिठाई वाले से मिठाई का डब्बा लिया, एक गिफ्ट पैक करवाई जिसमें एक खूबसूरत दुपट्टा और चांदी का छोटा सा सेट था। दिल में इरादा यही था कि आज जब बात होगी तो आरती का हाथ मांगकर वापस आऊंगा। गाड़ी जैसे ही पुरानी गली में दाखिल हुई, बचपन के वो पेड़ जिनके साए में मैं और मुस्कान आरती खेला करते थे, वह सब यादें दोबारा जिंदा होने लगी। सामने वही छोटा सा घर आया जिसका दरवाजा कई बार सिलाई के शोर से खुलता था और बंद होता था। दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मेघना ने दरवाजा खोला। उसे देखकर अंदाजा हुआ अब वो पहले जैसी नहीं रही। चेहरे पर उदासी थी लेकिन चुप्पी थी। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस दरवाजे से हटकर अंदर आने को कहा। मैं आंगन में दाखिल हुआ। हर चीज जैसे वैसे ही थी, लेकिन कुछ अलग थी। आंगन की दीवारों की ईंटें दिखाई दे रही थी। हवाओं में एक अजीब सा बोझ था। मेरी नजरें मुस्कान आरती को तलाश कर रही थी, लेकिन वे दोनों नजर नहीं आ रही थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, बुआ वे दोनों कहाँ? मेघना ने आंखों के इशारे से कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ कभी बुआ सिलाई करती थी। दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से आवाज आ रही थी, उठ जा, बीमारी का बहाना मत बना। बुखार है तो क्या हुआ? हर बार बहाने बनाती रहती है। ये आवाज मेरी बुआ की थी, लेकिन अंदर कुछ और था। मैं रुक गया, कदम जैसे जमीन में जम गए। अंदर से मुस्कान की सिसकियों की आवाज आ रही थी, बुआ भगवान के लिए थोड़ा सा आराम करने दो, सर चकरा रहा है बुआ। बुआ की आवाज तेज हुई, पता है ना तेरे माँ बाप कैसे मारे गए थे? मैंने बादल को पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। तुम सबको भी मैं पार लगा दूंगी। तुम दोनों की शादी किसी बूढ़े से करवाकर तुम्हें भी रफा दफा कर दूंगी। और आरती, तू बड़े सपने देखती है बादल के, वह तुझे कभी नहीं मिलेगा। उसकी शादी किसी अमीर लड़की से करवाकर ढेर सारा दहेज लूंगी। मैं दरवाजे पर खड़ा दिल धड़कने के बजाय जैसे रुकने लगा था। वह हर सच्चाई जो मैंने अपने कानों से सुना, वो मेरे अंदर कुछ तोड़ रहा था। तभी मुस्कान की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, अगर बादल को यह सब पता चलेगा तो बुआ की आवाज जैसे जहर में भीगी हुई निकल रही थी, तो तू भी मेरे हाथों से मर जाएगी जैसे तेरे माँ बाप मरे थे। मैंने उस दिन गैस का पाइप खुला छोड़ दिया था, तब कोई कुछ नहीं कर सका, अब भी कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मेरे हाथ से मिठाई का डब्बा छूटा और जमीन पर बिखर गया। अंदर चुप्पी छा गई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला, बुआ बाहर आई। मेरी वर्दी और मेरे रूप को देखकर हैरान रह गई। बादल बेटा, तुम कब आए? मैं पीछे हट गया। आंखों में सवाल था, दिल में तूफान था। आपने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया और हमें अनाथ किया। बुआ आगे बढ़ी, बेटा तुम्हें जो बनाना था वो बना दिया, बस आगे बढ़ो। मैंने गुस्से भरे शब्दों में कहा, जो पीछे बीता हुआ कल है, जो मेरे माँ बाप को आग में झोंक कर आपने मुझे बचाया, वह सब आरती, मेघना, मुस्कान,
वे सब आंगन में आ गए थे। मैंने मुस्कान की तरफ देखा जो दीवार के सहारे खड़ी थी, कमजोर सी, चुप थी। मेरी नजरों से आंखें मिलाते हुए बस उसने इतना कहा, अब बस बादल, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने वर्दी की जेब से फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हेडक्वार्टर में मुझे एक इमरजेंसी गिरफ्तारी करवानी है। बुआ ने पीछे हटते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें पाला है। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन वे सब तुम्हारे जुर्म को छुपा नहीं सकते। दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी की आवाज आई और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं सिर्फ बच्चा नहीं रहा जिसे किसी ने गोद में लिया था। अब मैं कानून था और कानून के सामने सब बराबर होते हैं। पुलिस की गाड़ी बुआ को अपने साथ ले गई, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान था वह एक गिरफ्तारी से कम नहीं हुआ था। मैं वर्दी में मिठाई के खाली डब्बे के साथ उसी आंगन में खड़ा था जहाँ कभी सिलाई की आवाज गूंजती थी। मेघना एक तरफ बैठ गई, सर झुकाए। मुस्कान, आरती अपने कमरे में वापस चली गई और मैं अभी तक यही सोच रहा था कि सब कुछ किस मोड़ पर आकर टूटा है। और जिसे मैं माँ समझा, जिसकी प्रार्थनाओं में अपनी कामयाबी तलाश की थी, वही मेरी माँ बाप की असली कातिल निकली। मैंने अपनी वर्दी उतारी, हाथ धोए और चुपचाप मुस्कान के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर आवाज लगाई, अंदर से कोई आवाज नहीं आया। मैंने हल्का सा दरवाजा खोला। मुस्कान बिस्तर पर बैठी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। बचपन से उसके चेहरे पर कितनी चमक होती थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। कब से जानती हो ये सब? उसने धीरे से कहा। उस दिन राहुल ने दारू पीकर सब कुछ बक दिया था। वह बुआ से पैसे मांग रहा था और उसने बुआ को मारा भी था। उस दिन मुझे सब कुछ पता चल गया था कि बुआ ने आखिर क्या किया था। उन्होंने अपने बेटे और बेटी की भविष्य बनाने के चक्कर में हमारे माँ बाप को मारा और हमारा दौलत, पैसा सब कुछ हड़प कर लिया। आज बुआ फिर भी खाली हाथ रह गई। आज हमारा राम लौट आया है और आज रावण का अंत हो गया। मैं उसकी बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया था। राहुल ने अपने मुंह से स्वीकार किया, तुम्हारी दौलत बेचकर माँ ने मुझे नशा मुक्ति में डाला। मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहा, लेकिन इंसान के कर्मों का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता, वे काटनी ही पड़ती है। आज बुआ के घर में सभी बिखर गए थे। मैंने आरती को और मुस्कान को अपने साथ लिया और अपने क्वार्टर में आ गया। मैंने मेघना को भी कहा कि तुम मेरे साथ आ सकती हो। मेघना ने अपना सर नीचे कर लिया। मैं बहुत शर्मिंदा लग रही थी, पर मैं क्या कर सकता था। कुछ दिन के बाद मैंने आरती से शादी कर ली। मुस्कान का इलाज करवाया। उसके गुर्दे में पथरी थी, उसका ऑपरेशन करवाया। जिससे वो प्यार करती थी उससे उसकी शादी की। मैंने अपने घर में अपने माँ बाप और चाचा चाची के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करवाई। आज उनकी आत्मा भी सुकून में होगी। बुआ को उम्र कैद की सजा हुई। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मैं बुरा इंसान नहीं था। मैं मेघना की देखरेख करता था। उसे एक आश्रम में छुड़वा दिया था जहाँ सिर्फ औरतें रहा करती थी। मेघना सिलाई करके अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। राहुल और उसके पिता अब सड़कों पर बैठकर भीख मांगते और शाम को नशा कर लेते। बुरे कर्मों की सजा हमेशा बुरा ही होता है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।